दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 103। ये इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए और पीएचडी टीएसटी के लिए, सुपर टेट टेट के लिए, इवन ऐसे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है। ये सीरीज दोस्तों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज 103 नंबर। देखिए क्या है। फर्स्ट, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। अर्थात कोई पिंड है, उसका वेग अर्थात उसकी वेलोसिटी को हम दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन ए दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी रह जाएगी, ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन डी 1/4 रह जाएगी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किसी पिंड का वेग जब 2 गुना होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कोई भी पिंड हो, कैसा भी पिंड हो, अगर उसका वेग 2 गुना हो जाएगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गतिज ऊर्जा क्या है तो आप बता सकते हैं किसी वस्तु में उसके गति के कारण, किसके कारण? गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और इसका फार्मूला होता है K = 1/2 mv²। द्रव्यमान दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाती है। अगर द्रव्यमान दोगुना होगा तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। संवेग दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। जब संवेग दोगुना होगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा डियर स्टूडेंट्स 4 गुना हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है। अर्थात घड़ी में जब चाबी भरी जाती है तो वह प्रोसेस क्या होती है और उसमें परिवर्तन क्या होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन बी दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। बताइए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा संग्रहित होती है। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। एक बार डियर स्टूडेंट्स फिर आप स्थिति ऊर्जा की परिभाषा सुन लें। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला Q = mgh होता है। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल है तनी हुई गुलेल, घड़ी की कमानी, छत पर खड़ा बालक, पहाड़ पर जमा पानी। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे के सारे स्थिति ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा या दोलन कर रहा हो तो पदार्थ को ऑप्शन ए स्थिति ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, ऑप्शन सी स्थिति ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, ऑप्शन डी स्थिति व गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18। स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर दोलन कर रहा है तो पदार्थ में क्या होगा। देखिए दोस्तों स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर
झूल रहा हो तो पदार्थ की गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। गतिज ऊर्जा कहाँ अधिकतम होगी? दोलन के बीच में होगी। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे ऑप्शन ए फिसल ना जाए, ऑप्शन बी चाल बढ़ जाए या तेजी से चल सके या चढ़ सके, ऑप्शन सी थकान कम हो, ऑप्शन डी स्थायित्व या स्थिरता में वृद्धि हो। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, क्यों झुकता है ये चीज आपको दोस्तों बतानी है। देखिए, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे स्थायित्व या स्थिरता में वृद्धि हो सके, अपने शरीर का संतुलन बना सके और आराम से पहाड़ पर चढ़ाई कर सके। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखा जाए या रखी जाए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह घूर्णन का आवर्तकाल क्या होता है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तनशील। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह, जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी इंग्लिश में कहते हैं, इसका जो घूर्णन का आवर्तकाल होता है वह 24 घंटे होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट? ये 24 घंटे होता है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है तो वह भी 24 घंटे लगभग समय लेती है, और एग्जैक्ट टाइम की बात की जाए तो आप कह सकते हैं 23 घंटे 26 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट। कितना होगा? 23 घंटे 56 मिनट। अपनी पृथ्वी 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और जो अपना भारत है वह उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर में यह स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान, जिसको उपग्रह कहते हैं, से एक सेब या पिंड बाहर छोड़ा जाए तो क्या होगा? परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक सेब या पिंड बाहर छोड़ा जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, ऑप्शन सी अधिक वेग से गमन करेगा, ऑप्शन डी कम वेग से गमन करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक से पिंड बाहर छोड़ा जाए तो क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा पढ़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान के एक से वह पिंड को बाहर छोड़ा जाए तो वह यान के साथ उसी वेग से गमन करेगा। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 22। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे ऑप्शन ए गहराई व खारापन घटता है, ऑप्शन बी गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी गहराई तथा खारापन कम होता है, ऑप्शन डी गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। आपको बताना है डियर स्टूडेंट्स कि समुद्र का पानी जो होता है उसका घनत्व कब बढ़ता है। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है? देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई एवं खारापन दोनों में वृद्धि होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखेंगे 23। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह ऑप्शन ए थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, ऑप्शन सी एक ही स्तर पर रहता है, ऑप्शन डी जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा ऊपर और नीचे हो जाता है। क्या होता है? थोड़ा डूब या ऊपर उठ जाता है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपने नदी में जहाज को उतरते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। तो क्या स्थिति होती है? देखिए, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है।
अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 24। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि ऑप्शन ए, पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता है। ऑप्शन बी, पारा द्रव रूपी एक धातु ही है। ऑप्शन सी, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। ऑप्शन डी, इस्पात की गेंद को समुचित समंजन द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि, देखिए, जो इस्पात की गेंद होती है वह पारे पर तैरती है क्योंकि इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व है वह अधिक होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। देखिए क्या है 25 नंबर। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर ऑप्शन ए, दाब बहादाब के समान ही होता है। ऑप्शन बी, वायु पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है। ऑप्शन सी, बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है। ऑप्शन डी, समान आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। क्वेश्चन क्या है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होगा। ऑप्शन ए, दाब बहादाब के समान ही होता है। ऑप्शन बी, वायु पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है। ऑप्शन सी, बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है। ऑप्शन डी, समान आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। बताइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर वायु पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है। क्या समान दाब बनाए रखा जाता है? अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। ऑप्शन ए, द्रव घनत्व मापी। ऑप्शन बी, बैरोमापी। ऑप्शन सी, आर्द्रता मापी। ऑप्शन डी, ऊंचाई मापी। तो क्या है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र क्या होता है? देखिए, वायुमंडलीय दाब को बैरोमापी के द्वारा मापा जाता है। आर्द्रता मापी द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? बैरोमापी से। अगर इसी जगह आपसे पूछा जाए कि वायुमंडलीय आर्द्रता, तो आर्द्रता मापी के माध्यम से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 26 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 27। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि, ऑप्शन ए, हम इसके अभ्यस्त हैं। ऑप्शन बी, हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत हैं कि इस दाब को सहन कर सकती हैं। ऑप्शन सी, हमारे सिर का क्षेत्रफल बहुत कम है। ऑप्शन डी, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। क्वेश्चन नंबर है 27 और आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होने के कारण हमारे शरीर पर वायुमंडलीय का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन देखेंगे 28। किसी पिंड का अधिकतम भार ऑप्शन ए वायु में होगा। ऑप्शन बी, जल में होगा। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में होगा। ऑप्शन डी, निर्वात में होगा। किसी पिंड का अधिकतम भार कब होगा, ये चीज आपको बतानी है। देखिए, किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होगा। किस में होगा? निर्वात में होगा। क्वेश्चन नंबर है अपना 28 और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। देखिए क्या है। भिन्न धातुओं के बने एक एक किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाएं तो, ऑप्शन ए, प्रत्येक का भार एक ही होगा। ऑप्शन बी, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। ऑप्शन सी, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। बताइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
भिन्न धातुओं के बने एक एक किलोग्राम की 4 घन जल में तौले जाएं तो न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 30। क्या देखेंगे 30? देखिए, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा? ऑप्शन ए 1 किलोग्राम जल, ऑप्शन बी 1 किलोग्राम तांबा, ऑप्शन सी 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन फोर्स बढ़ता या घटता जाता है? ये चीज आपको बतानी है डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए क्या है? बढ़ता जाता है, ऑप्शन बी घटता जाता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी एक समान रहता है। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे जाता है तो उत्प्लावन क्या होता जाता है? देखिए, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है इस पर उत्प्लावन बल क्या होता है? समान रहता है। उत्प्लावन बल को इंग्लिश में बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट बल भी, अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइंड फोर्स भी कहते हैं और अपथ्रस्ट फोर्स भी इसमें इसको कहते हैं। तो कैसा जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो देखिए फिर से सुन लें इसको। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता उत्प्लावन बल क्या होगा? एक समान रहेगा। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन? देखिए आप लोग, पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती, इसका कारण है ध्रुवों द्वारा। ऑप्शन ए न्यूनतम आयतन बनाए रखना, ऑप्शन बी अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, ऑप्शन सी न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, ऑप्शन डी अधिकतम आयतन बनाए रखना। बताइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सोचें और बताने की कोशिश करें। चलिए मैं बताता हूँ। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। इसका कारण ध्रुवों द्वारा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना है। क्या है? न्यूनतम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको बनाए रखना ही होता है। जो बरसात की बूंद होगी आपने देखी होगी, वो एक सर्किल में आती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही आती है। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन 32 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है जबकि पारा डालने पर वह गोली बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि ऑप्शन ए पारा एक धातु है, ऑप्शन बी जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, ऑप्शन सी कांच के साथ पारे के असंजन जिसको एडहेशन कहते हैं की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है, ऑप्शन डी कांच के साथ जल के असंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है। बताइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है जबकि पारा डालने पर वह गोली बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक होता है। क्या होता है? पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। बाई चांस आपसे पूछा जा सकता है कि आप सहसंजक बल की परिभाषा बताएं, तो आप कह सकते हैं कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंजक बल कहते हैं। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। बाई चांस पूछा जाए असंजक बल क्या होता है?
दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। इस बल के कारण कांच पानी को भिगोता है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। पीतल के बर्तनों पर निकल की पॉलिश की जाती है। अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34 है, देखते हैं क्या है 34। क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल या दोलन या स्विंग जिसको कहते हैं निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन, ऑप्शन बी वायु उत्प्लावन, ऑप्शन सी वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, ऑप्शन डी बर्नौली प्रमेय जिसको बर्नौलीज थ्योरम भी कहते हैं। बताइए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट की घूमती गेंद वायु में इधर उधर उछाल या दोलन स्विंग बर्नौली जिसको क्या कहते हैं बर्नौली या बर्नौलीज थ्योरम भी कहते हैं के कारण के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। अर्थात डियर स्टूडेंट 34 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखेंगे 35। देखिए क्या दिया गया है। रेलवे प्लेटफार्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक ऑप्शन ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन बी प्लेटफार्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, ऑप्शन सी गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, ऑप्शन डी गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है और गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। क्या है? और गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे प्लेटफार्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक की गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। अर्थात दोस्तों 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट्स यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।